आज आपके सामने है क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर द होम कमिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है और आज हम इस वीडियो में करेंगे वीडियो का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ लिखा हुआ है, इस मानव संसार के झमेले में एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल हो, इससे बड़ी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ना तो वह आकर्षक होता है और ना ही उपयोगी। उसके ऊपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना मुश्किल होता है और वह हमेशा रास्ते में भी आता रहता है। यदि वह एक बच्चे की तरह बात करता है तो उसे बच्चा कहा जाता है, और अगर वह एक बड़ों की तरह बात करने लगे तो उसे दुष्ट कहा जाता है। शायद उसकी हर तरह की बात का बुरा ही माना जाता है। और साथ ही वो एक ऐसी उम्र में होता है, एक ऐसी बढ़ती हुई उम्र में जिसमें वो अनअट्रैक्टिव दिखने लगता है। वह अपने कपड़ों के मुकाबले बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। उसकी आवाज़ कर्कश यानी भारी हो जाती है। वह अटक अटक कर काँपने वाली आवाज़ में बोलने लगता है। उसका चेहरा अचानक से तिरछा और भद्दा दिखने लगता है। शुरुआत में बचपन की गलतियों को माफ़ करना आसान होता है, लेकिन एक 14 साल के लड़के की गलतियों को सहन करना काफ़ी मुश्किल। यहाँ तक कि यह अनिवार्य हो जाता है कि ऐसे 14 साल के एक बच्चे की गलतियों को माफ़ नहीं किया जाता। ऐसे में लड़का संकोची हो जाता है। संकोची कहने का मतलब है उसे कोई भी बात कहने में झिझक होती है, हिचकिचाहट होती है। जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो घबराहट में ढीठ हो जाता है, यानी बोलता ही नहीं कुछ, या बेचैन होकर शर्माने लगता है, या फिर उसे अपने अस्तित्व पर, अपने होने पर ही शर्मिंदगी होने लगती है। जबकि इस उम्र में उसके दिल में होता है कि उसे प्यार और पहचान मिले, और वह उस व्यक्ति यह उस व्यक्ति का दास बन जाता है जो उस पर ध्यान देता है या उसका सम्मान करता है। लेकिन कोई भी खुले रूप से उस पर प्यार नहीं करता, क्योंकि इसे अनुचित माना जाता है, गलत माना जाता है, जो कि लड़के के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा अगर प्यार करेंगे तो वो बिगड़ सकता है। इसलिए डांटना, तिरस्कार करने से वह काफ़ी हद तक उस कुत्ते के समान बन जाता है, उस डॉग के समान बन जाता है जिसने अपने मालिक को खो दिया हो। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर एकमात्र स्वर्ग होता है। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान होता है। किसी महिला के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना उस बच्चे के लिए एक आनंद की तरह है, और उसी महिला द्वारा अगर तिरस्कार किया जाए तो वो बहुत बुरा होता है। ये फटीक के लिए बड़ा ही दुखद था कि वह अपनी मामी के घर एक ऐसा मेहमान था जिसे उसकी मामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हर मौके पर वह महिला उसका तिरस्कार करती थी, उसका अपमान करती थी। जब भी वह उससे कुछ करने के लिए कहती तो वह इतना खुश हो जाता कि कुछ ज़्यादा ही कर देता। फिर उसकी मामी उसे बेवकूफ़ कहती और कहती, अपने लेसन्स पर ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, और तुम्हें जो सिखाया है वो करो, बेवकूफ़ मत बनो। अपनी मामी के घर के ऐसे तंग वातावरण में फटीक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगता था कि वह सांस लेने के लिए ये घर उसके लिए मुश्किल है, मतलब उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही हो। वह एक खुले गांव में जाकर अपने लंग्स को ताज़ा हवा से भर लेना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई खुला गांव नहीं था। कलकत्ता के चारों तरफ दीवारें थी और घर बने हुए थे। वह हर रात अपने गांव वापस जाने के सपने देखता था। उसे वह शानदार मैदान याद है जहाँ वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। चौड़ी नदी याद है जिसके किनारे वह गाते और चिल्लाते हुए खुशियों से पूरे दिन बिता देता था। वह छोटे झरने याद हैं जहाँ वह कभी कभी चाहे डुबकी मार सकता था और जब चाहे तैर सकता था। उसे अपने साथी लड़के याद आते हैं जिनका वह सरदार था, और सबसे ज़्यादा अपनी अत्याचारी माँ की याद आती है जिसने उसके साथ पक्षपात किया था। यही विचार उसे दिन रात परेशान करते रहते। एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि जानवरों में होता है उसे महसूस होता था। किसी ऐसे के समान होना जिससे आप प्यार करते हो, ऐसा अनुभव होता था उसे। किसी के ना होने पर उदासी जो महसूस होती है, ये भी उसे महसूस होता था। एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद कराती थी। शाम के समय एक बछड़े की तरह रंभाने की समान थी। यह प्यार जो कि एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था, वह उसे शर्मीले, बेचैन,
भद्दे, क्रूप लड़के से उत्तेजित कर देते थे। मतलब ये सभी भावनाएं फातिक को उत्तेजित कर देती थी। ये भावनाएं कोई भी इन भावनाओं को समझ नहीं सकता है, लेकिन उसका दिमाग लगातार इनका शिकार बन रहा था और वो हमेशा इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता था। पूरे स्कूल में फातिक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। जब भी टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछती तो उसका मुंह खुला रह जाता और शांत रह जाता और एक भार लदे हुए गधे के समान वह बड़े ही शांत स्वभाव में ही सभी वारों को सहन करता था जो उस पर पड़ते थे। जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते तो वह जिज्ञासा के साथ खिड़की के पास खड़ा हो जाता और दूर घरों की छतों को देखा करता। अगर संयोगवश किसी तरीके से बच्चे खुली छत पर खेलते हुए दिखाई देते तो उसका दिल भी इच्छाओं से भर जाता था। एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने मामा से कहा, मामा जी, मैं कब घर जा सकता हूँ? उसके मामा ने जवाब दिया, जब तक छुट्टियाँ हो तब तक तुम इंतज़ार करो, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक दिन फातिक ने अपनी लेसन्स बुक खो दी। यहाँ तक कि अपनी बुक्स की मदद से वह अपनी लेसन्स को समझने में उसे कठिनाइयाँ हो रही थी। अब यह बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। दिन प्रतिदिन रोज़ उसके टीचर निर्दयी होकर उसे पीटा करते। उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके जो कजिन्स हैं वो भी उस पर शर्म करने लगे। वे उस दूसरे लड़कों की से ज़्यादा और उसे चिढ़ाने लगे, उसे बेइज्जत करने लगे। आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया और बोला कि उसने अपनी जो बुक है वो खो दी है। उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठ भींच लिए और बोली, तुम बहुत पागल हो, गंवार हो। मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा एक महीने में 5 बार किताबों का खर्चा उठा सकती हूँ। उस रात स्कूल से वापस घर आते हुए फातिक को भयंकर सिरदर्द हुआ और उसे कपकपी चढ़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो रहा है। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसकी मामी उसे बेवकूफ़ कहेगी कि उसने इसे परेशानी में डाल दिया। अगली सुबह फातिक का कहीं पता नहीं चला। वह उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आस पड़ोस के में ढूंढने से कुछ भी पता नहीं चला। सब बेकार हो गया। पूरी रात बारिश होती रही और जो भी लड़के को ढूंढने गया वह पूरी तरह भीग कर आया। आखिर में बिशंबर ने पुलिस की मदद ली। दिन के आखिर में एक पुलिस वैन उनके घर के सामने रुकी। अभी भी बारिश हो रही थी। गलियों में पानी भर गया था। 2 पुलिस वाले फातिक को अपनी बाजुओं में लेकर आए, मतलब गोद में उठाकर लेकर आए और बिशंबर के आगे रख दिया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था, कीचड़ से सना हुआ था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिशंबर उसे गोद में उठाकर अंदर लेकर गया। उसकी पत्नी ने जब उसे देखा तो बोली, इस लड़के ने हमें परेशानी में डाल दिया है। इससे अच्छा ही यही होगा तुम इसे घर भेज दो। फातिक ने उनके कई बातों को सुन लिया और सुनकर रोते रोते जोर से कहा, मामा जी, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन ये मुझे वापस यहाँ घसीट लाए। बहुत बुखार तेज हो गया और लड़का पूरी रात तपता रहा। बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फातिक ने अपनी बुखार से भरी आंखों खोली और छत की तरफ देखते हुए शांति से कहा, मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर ने अपने आंसू पोंछे और फातिक के पतले जलते हुए हाथों को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठा रहा। लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। आखिरकार उसकी आवाज़ तेज हो गई और वह चीखा, माँ, मुझे ऐसे मत मारो। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले दिन थोड़ी देर के लिए फातिक को होश आया। उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई, जैसे कि उसे किसी के आने की आशा हो। आखिरकार निराशा के साथ उसने अपना सिर वापस लुढ़का लिया। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और गहरी सांस ली। बिशंबर उसके मन की बात समझ गए। बिशंबर ने सिर नीचे करके धीरे से फातिक को बोला, फातिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलावा भिजवा दिया है। फिर एक दिन बीत गया। डॉक्टर ने चिंता के साथ कहा, लड़की की हालत बहुत नाजुक है। फातिक जोर से चिल्लाने लगा, वह निशान 3 कदम, वह निशान 4 कदम, वह निशान, इस तरीके से बोलने लगा। ये वही शब्द थे जो उसने प्लम्ब लाइन पर एक नाविक को कहते हुए सुना था झरने के पास।
नदी झरने के पास, और अब वह खुद ही एक सागर की नापाई कर रहा था, नाप कर रहा था। अगले दिन फाटिक की माँ एक तूफान की तरह कमरे में आ झपटी और तेज आवाज़ में इधर उधर से गिरकर विलाप करने लगी। बिशंबर ने उनकी बेचैनी को शांत करने का कोशिश की, लेकिन वह उसके पलंग से चिपक कर चिल्लाने लगी, फटिक मेरे प्यारे बेटे, फटिक। फटिक ने अपनी बेचैनी को एक पल के लिए रोका और अपने उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। उसने कहा, आह। उसकी माँ फिर चीखी, फाटिक मेरे प्यारे बेटे, फाटिक। फाटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी की तरफ देखे बोला, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। तो यहीं पर हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। मिलते हैं। आज आपके सामने है